ठीक है, तो आपने नोट कर लेनी है। जब डिस्कशन मेरी एंड होगी तो उस वक्त आपने फ़ौरन पूछ लेना है, सर आपने ये टर्म यूज़ की थी, इसका मतलब क्या है। क्लियर? अच्छा, और दूसरी चीज़, हर कंसेप्ट में मैंने आपको कल एक बात बताई थी ना कि पेपर अटेम्प्ट करते हुए अल्फाज फ़र्क हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आई कैप से हमने पूछा हुआ है डायरेक्ट एग्जामिनेशन से, उसने रिटन फॉर्म में रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया हुआ है कि अल्फाज फ़र्क होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सेम होना। बल्कि उसके अल्फाज थे कि ये प्रोफेशनल बॉडी है, हम तो जो रट्टा है उसको डिस्करेज करते हैं, तो हम कभी भी ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि स्टूडेंट एज इट इज़ वही लैंग्वेज लिखे। और ख़ास तौर पे केस स्टडी में तो उसने कहा पॉसिबल ही नहीं है, ये उसके अल्फाज है डायरेक्टर कि केस स्टडी में पॉसिबल ही नहीं है कि स्टूडेंट एज इट इज़ अल्फाज लिखे, उसमें तो फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा, वर्ड्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, कंसेप्ट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं, लीगल टर्म्स ऐसी हैं जो हमने एज इट इज़ यूज़ करनी है, उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, कुछ लीगल टर्म्स ऐसे हैं, जैसे मैंने वर्ड बोला कॉन्ट्रैक्ट। अब आम जबान में ना, आम इंग्लिश में जो यूज़ करते हैं, वर्ड एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, लोग इंटरचेंजेबली दोनों टर्म्स को यूज़ करते हैं और ज़्यादातर एग्रीमेंट की टर्म यूज़ की जाती है। लेकिन लीगली एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको हमने रिटेन रखना है, उनको हमने नहीं हिलाना कि इसकी इजी इंग्लिश देख लूँ वो वर्ड यूज़ कर लूँ, वो आपको मैं अभी शुरू में साथ साथ बताता रहूँगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको महीने डेढ़ महीने बाद खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से टर्म्स ऐसी हैं जो लॉ में बार बार यूज़ हो रही हैं, और जो टर्म्स बार बार यूज़ हो रही हैं उनको हमने वैसा ही रिटेन रखना है, क्योंकि इसका मतलब है वो की टर्म्स हैं। स्टार्ट करते हैं जी, क्या पढ़ने लगे थे हम? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहानी शुरू होती है। अच्छा मुझे बताइए, मेरी एक फ़र्ज़ कीजिए स्टेशनरी की शॉप है, दुकान है, मैं दुकान पे बैठा हूँ, क्या मैं डेली बेसिस के ऊपर लोगों से एग्रीमेंट कर रहा हूँगा? कुछ लोगों के साथ सेल का एग्रीमेंट कर रहा हूँगा, कुछ के साथ परचेज का एग्रीमेंट कर रहा हूँ। अच्छा मैं दुकान पे बैठा, ग्राहक आया, ठीक है, उसने कहा कि जी ये बुक मुझे दिखाइए, मैंने उसे बुक दिखाई, ठीक है, बुक के ऊपर लिखी हुई थी प्राइस 500। उसने पूछा कितने की? मैंने कहा 500 की। उसने कहा ये लीजिए 500। मैंने बुक उसको दी और 100 रुपीज़ अपने पास रख। क्या ये कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो हम डेली बेसिस के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा फ़र्ज़ कीजिए मैं दुकान पे बैठा हूँ और कोई बंदा आया, सामने किताब पड़ी है, उसने कहा सर ये किताब मुझे बेच दीजिए। ठीक है, 500 रुपये उस किताब की कीमत है, और कस्टमर ने मुझे क्या कहा, सर 500 रुपये में आप ये किताब मुझे बेच दीजिए। ये उसकी तरफ से ऑफर है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑफर। क्या मेरे ऊपर लाजमी है कि मैं उसको बेचूं? नहीं, चाहूं तो बेचूं, चाहे ना बेचूं। अगर मैं उसे कहता हूं नहीं सर ये फॉर सेल नहीं है, तो इसका मतलब मैंने उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूं लाए निकाले 500 रुपया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? फर्ज कीजिए कि कोई बंदा मेरे पास आता है, कहता है सर आपकी बाइक है, क्या आप अपनी बाइक 30,000 रुपये में मुझे बेचेंगे? ये क्या है? ये ऑफर है। और अगर मैं कहता हूं नहीं मैंने बाइक नहीं बेचनी, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और अगर मैं कहता हूं अच्छा ठीक है मैं बाइक बेचने को तैयार हूं, एक्सेप्टेंस। बाइक उसी वक्त डिलीवर करना या कैश उसी वक्त वसूल करना ये लाजमी नहीं है, लेकिन ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गई तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के लिए लाजमी नहीं है कि आप एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट चीजें एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, वो आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आपका एग्री कर जाना, ठीक है, ये एग्रीमेंट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले हमें जो डेफिनेशन सिखाता है वो है ऑफर की। ऑफर ज्यादातर टर्म 90% टर्म ऑफर यूज होगी, कभी कभार एक वो वर्ड यूज कर लेता है प्रपोजल। ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज है,
लेकिन ज्यादातर कौन सी टर्म यूज होगी? ऑफर का मतलब क्या है? व्हेन वन पर्सन, जब कोई एक बंदा शोज हिज विलिंगनेस, वो अपनी विलिंगनेस शो करवाता है, क्या? टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यानी जब कोई एक बंदा हमें ऑफर करता है, अपनी विलिंगनेस शो करवाता है कुछ करने या ना करने के लिए, इसे कहते हैं हम ऑफर। जो ऑफर होती है वो कोई, इसमें अहम चीज क्या है? ऑफर कोई काम करने के लिए भी हो सकती है और कोई काम ना करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है? जैसे फर्ज कीजिए मैं इनसे ये कहता हूं कि अगर आप इम्तिहान में पास हो गए तो मैं आपको मोबाइल इनाम में दूंगा। ये मेरी तरफ से एक ऑफर है कि भाई पास होके दिखाओ। ठीक है? अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारा एग्रीमेंट हो गया। यह है ऑफर टू डू समथिंग, जिसमें मैंने उन्हें कहा काम करना है, इन्होंने कुछ करना है। क्या ऑफर सिर्फ टू डू समथिंग की होती है कि नॉट टू डू समथिंग की भी होती है? नॉट टू डू समथिंग की भी होती है। जैसे ऑफर ये भी हो सकती है, अगर तुम 1 साल तक सिगरेट नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें मोबाइल इनाम में दूंगा। अब ये भी एक ऑफर है, लेकिन ये ऑफर किस चीज की है? नॉट टू डू समथिंग। तो याद रखें, ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ज्यादातर 95% वो होते हैं टू डू समथिंग के, लेकिन कभी कभार नॉट टू डू समथिंग के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फर्ज कीजिए मैं एक मार्केट में काम करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, साथ वाली शॉप पे ग्राहक ज्यादा आते हैं। मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि अगर आप इस एरिया में दुकान छोड़ दे, इस एरिया में बिजनेस ना करें, तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। ये क्या है? ऑफर है। वो चाहे तो मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करे, चाहे ना। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, इसका मतलब तो रिजेक्ट कर ली। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका मतलब हमारा एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, ये ऑफर क्या है? टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग? नॉट टू डू समथिंग। ठीक है? लेकिन बहरहाल जो ज्यादातर केस स्टडीज वगैरह हम पढ़ेंगे उसमें टू डू समथिंग की बात करेंगे। तो ऑफर का मतलब समझ आ गया? जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को अपनी विलिंगनेस शो करवाता है कुछ काम करने के लिए। ठीक है? तो ये है ऑफर। हमने एक सिंगर के साथ एग्रीमेंट किया, आप सिर्फ हमारे कंसर्ट में गाना गाएंगे। ये हमने उसको ऑफर किया, हमारे से महीने का 10 लाख एग्री कर लें, लेकिन सिर्फ हमारे कंसर्ट में गाना गाएंगे आप। ये क्या है? ऑफर टू डू समथिंग। और अगर हम कहें कि 10 लाख रुपया लें और किसी भी कंसर्ट में आपने हिस्सा नहीं लेना 1 महीने तक, नॉट टू डू समथिंग। तो ये ऑफर समझ आ गई क्या है? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग समझ आ गई। अब अहम चीज सुना है, ऑफर में 2 पार्टीज होती हैं। ऑफर में कितनी पार्टीज होती हैं? 2 पार्टीज होती हैं। एक ऑफर करने वाला और एक जिसको ऑफर की जाती है। जो ऑफर करने वाला उसे क्या कहते हैं? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाती है, ऑफरी। जो ऑफर करने वाला उसे क्या कहते हैं? और जिसको ऑफर की जाती है, ऑफरी। मैंने इन भाईजान को यह कहा कि अगर आप अपनी घड़ी मुझे बेचे दे तो मैं आपको इसके बदले में 5,000 रुपया दूंगा। ऑफरर कौन है? मैं। और ऑफरी कौन है? ये। ठीक है? तो एक ऑफर में 2 पार्टीज होती हैं, एक ऑफरर, एक ऑफरी। ये बात समझ आ गई? ये जहन में रखें। अच्छा, मुझे बताइए, मैंने इनको कहा अगर ये घड़ी मुझे बेच दो मैं 5,000 रुपये दूंगा। ये चुप हैं। साथ वाला क्या? अच्छा, अगर ये कहे सर मुझे मंजूर है, एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हुआ? और अगर साथ वाला कहे सर मुझे मंजूर है, एग्रीमेंट हुआ कि नहीं? नहीं। लॉ कहता है एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफरी देगा, ऑफरी देगा। ठीक है? तो एक ऑफर में 2 पार्टीज हैं, ऑफर और ऑफरी। इन दोनों के अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं उन्हें लॉ कहता है थर्ड पार्टीज, या वर्ड यूज करता है स्ट्रेंजर। क्या वर्ड यूज करता है? स्ट्रेंजर। ठीक है? एक ऑफरर है, एक ऑफरी है, और इसके अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं वो क्या